रहस्यमयी यात्रा पार्ट 11। अगली सुबह सॉफ्टवेयर कार्यालय 10:35 बजे। रमेश कार्यालय में प्रवेश करता है। सभी अपने काम में लग चुके थे। आज रमेश लेट था। रमेश के आते ही गीतांजलि, सुमन, विकास रमेश की ओर उत्सुकता भरी नजरों से देखते हैं। रमेश के अपने कुर्सी पर बैठते ही तीनों उसके पास आ जाते हैं। गीतांजलि: रमेश, हम लोगों के जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? तुम लोग और कितनी देर रुके थे? रमेश के कुछ बोलने से पहले ही दरवाजे से तिलक कार्यालय में प्रवेश करता है। आज तिलक भी लेट था। तिलक को देखते ही सभी अभिवादन करते हुए अपनी अपनी जगह आकर बैठ जाते हैं। तिलक अभिवादन का जवाब देता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। 11:30 बजे गीतांजलि तिलक के कमरे में प्रवेश करती है। गीतांजलि: सर, कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आज सुबह से ही हम लोगों ने वो काम पूरा कर दिया है। तिलक: ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारा व्यक्तिगत मशवरा है कि दुनिया में लोगों को काम की इतनी ज़रूरत है कि वे उसके लिए किसी भी मुसीबत से सामना कर सकते हैं, और आप लोग तो अपने छोटे से डर से ही कल हार गए। गीतांजलि को समझ में आ गया था कि इस 2 लाइन के वाक्य ने तिलक ने सब कुछ बोल दिया था। इसे मशवरा कहें, धमकी कहें, समझाइश कहें, हिदायत कहें या सत्य, यह उस पर निर्भर करता था कि वह अपने आज को तनाव भरा बनाना चाहती है या खुशनुमा। विकल्प उसके खुद के पास थे, अतः गीतांजलि ने इस दिन को खुशनुमा बनाना उचित समझा और चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव प्रकट किए। धन्यवाद कहकर कमरे से बाहर निकलकर गीतांजलि अपने काम में लग गई। आकाश किसी काम से बाहर गया था। आते ही वह रमेश के पास आया। आकाश धीरे स्वर में: रमेश सर, कल आप लोगों ने कहा था कि ट्यूबलाइट और वो बल्ब भी बदल देना। रमेश: हाँ ठीक है, जो तुमने बदल दिए। मैंने आने के बाद उन्हें देख लिया है, वे ठीक काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंखा भी ठीक करा दिया है। बहुत तेज काम कराते हो, मानना पड़ेगा। आकाश: लेकिन रमेश: क्या हुआ? आकाश: लेकिन मैंने तो कुछ कराया ही नहीं। रमेश: क्या? आकाश: हाँ रमेश सर, जब मैं आया तो वो ट्यूबलाइट और बल्ब लेते हुए आया था और सोचा था कि इसके बाद पंखे को खोल कर भी ठीक करा लाऊंगा, लेकिन आकाश कुछ सोच में पड़ गया। दोनों की बात सुनकर गीतांजलि, सुमन और विकास भी आ गए। गीतांजलि असहज होते हुए बोली: रमेश, क्या पंखे के बाद ट्यूबलाइट और बल्ब भी खराब हो गए थे? रमेश सहजतापूर्वक बोला: हाँ, शायद वोल्टेज की कुछ दिक्कत रही होगी, इसलिए ट्यूबलाइट खराब हो गई थी, और जाते जाते कार्यालय के नीचे से देखा तो बल्ब भी फ्यूज हो गया था। गीतांजलि, सुमन और विकास के चेहरे में डर के भाव आ चुके थे। आकाश: आप लोग मेरी बात तो सुनिए। आज जब मैं कार्यालय आया तो नया ट्यूबलाइट और बल्ब लेकर आया था। बदलने से पहले मैंने दूसरी ट्यूबलाइट जलाने के लिए बटन दबाया, लेकिन गलती से खराब ट्यूबलाइट की बटन दब गई। जैसे ही बटन दबी वैसे ही खराब ट्यूबलाइट जल गई, जैसे कभी खराब ही नहीं हुई हो। फिर मैंने बल्ब को जलाकर चेक किया तो वह भी जल गया। गीतांजलि का गला सूखने लगा था। वह तुरंत अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और बगल में रखी पानी की बोतल से पानी पीने लगी। रमेश: लेकिन कल तो दोनों खराब हो गए थे। आकाश: वही तो। सुमन: हमें चलकर तिलक सर को बताना चाहिए। गीतांजलि को कुछ देर पहले की तिलक की बात याद आती है। नहीं, मुझे काम करना है। तुम लोग चाहो तो जाकर बता सकते हो। रमेश: वैसे आकाश को यह काम दिया गया था, इसलिए आकाश को जाकर ही बताना चाहिए। सभी को रमेश की बात उचित लगती है। आकाश: ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। आकाश तिलक के कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। गीतांजलि: क्या कहा सर ने?
सभी आकाश के बोलने के पहले ही अपने मन में उसके उत्तर की कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हैं। आकाश कुछ क्षण गीतांजलि को लगातार देखते हुए बोला, कह रहे हैं अच्छा है, कंपनी का पैसा बच गया। रमेश जोरों से हंस देता है। सभी रमेश की ओर देखते हैं तो रमेश शांत होकर अपने काम में लग जाता है। गीतांजलि, रमेश तुम्हारे ब्लॉग के लेख का क्या हुआ? रमेश, मैं वही अभी लिख रहा था, सत्य की परिभाषा। गीतांजलि रुचि दिखाते हुए बोली, अच्छा, क्या है सत्य की परिभाषा? रमेश, सत्य स्वयं में एक ही है, अर्थात जो कभी न बदले वो सत्य है। जो स्थिर है वह सत्य है। जो बिना किसी अच्छे बुरे आवरण का है वह सत्य है। जो न कटु है और ना ही मधुर वह सत्य है। इतना स्थिर अटल होते हुए भी इस संसार में सत्य सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, अर्थात मानव के दृष्टिकोण से यह परिवर्तनीय भी है और अस्थिर भी। यही तो सृष्टि की महानता और मधुरता है कि यहाँ बहुत कुछ स्थिर होते हुए भी बहुत कुछ अस्थिर भी है। गीतांजलि आश्चर्य से बोली, ये कैसी दो तरफा बात है? तुम्हारी इस बात में ही स्थिरता नहीं है। गीतांजलि को समझ आ रहा था कि हिंदी की संगत में वो भी अब अच्छी खासी हिंदी बोलने लगी है। रमेश, गीतांजलि जी, जब हम कल यहाँ से गए थे तो हमें क्या पता था कि ट्यूबलाइट और बल्ब खराब हो गए हैं, और हमने आकाश को कहा कि वे खराब हो गए हैं, तो क्या हमने झूठ बोला था? गीतांजलि सोच में पड़ जाती है। नहीं, लेकिन शायद हाँ। रमेश, नहीं गीतांजलि जी, हमारे लिए उस समय पर सत्य था, क्योंकि हमारी ज्ञान या बुद्धि या स्मरण शक्ति से हमें वही ज्ञात था। गीतांजलि, तो क्या वो सत्य था? रमेश, लेकिन जब आज हमें पता चला कि वे खराब नहीं थे, तब हमें उसका ज्ञान हुआ, और यदि आज हम बोले कि वे खराब हैं या खराब थे, तब ये झूठ होगा। गीतांजलि, वाह, बात तो सही है। रमेश, मौलिक रूप से सत्य तो एक ही है कि वे खराब नहीं थे, लेकिन हमारे लिए उस समय सत्य कुछ और था और आज कुछ और। लेकिन फिर भी जिसे दोनों ही समय सत्य का ज्ञान रहा होगा, उसके लिए तो सत्य केवल एक ही है। इसलिए इस संसार में कोई भी चीज़ समझना इतना सहज नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम सृष्टि के कुछ भी रहस्यों को अभी तक नहीं जान पाए हैं, चाहे हम कितना भी अपनी वैज्ञानिकता पर घमंड कर लें। ये स्वयं बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि हम अभी तक सृष्टि के रहस्यों को 0.0001% भी नहीं जान पाए हैं, लेकिन फिर भी प्रयासरत हैं। वास्तव में मायने यह रखता है कि हम प्रयासरत हैं। गीतांजलि, रमेश, तुमको याद है तिलक सर ने तुमको कहा था कि कुछ भी लिखने से पहले याद रखो कि उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। रमेश, आपने श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ी है? गीतांजलि आश्चर्य से रमेश को देखती है। रमेश समझ जाता है कि उसने गलत सवाल पूछ लिया। रमेश कुछ सोचकर बोला, आपने टीवी पर श्रीमद् भागवत पुराण या श्री कृष्णा तो देखा होगा? गीतांजलि, हाँ, कुछ एपिसोड जरूर देखे हैं। रमेश, उसमें आपने क्या देखा होगा कि जब वासुदेव जी ने, यानी कृष्ण के पिता जो कि सत्यवादी थे, उनसे कृष्ण के जन्म के बारे में कंस के द्वारा पूछा जाता है, तो क्योंकि उनकी स्मृति से वो घटना दैवी योजना के तहत हटा दी गई थी, तो उन्होंने कंस को कहा कि उन्हें कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब उनके इस वाक्य को पुराण के अनुसार असत्य नहीं माना गया था, जबकि उन्होंने स्वयं ही कृष्ण को जन्म के समय कारावास से नंद जी के यहाँ पहुँचाया था। इसका कारण भी यही था कि उनके ज्ञान और स्मरण शक्ति के अनुसार वे कृष्ण जन्म के बारे में जानते ही नहीं थे, इसलिए उनके कथन को असत्य नहीं सत्य माना गया। गीतांजलि,
वाह, मानना पड़ेगा कि प्रत्येक बात का तुम्हारे पास प्रमाण होता है। रमेश मुस्कुरा देता है। ये प्रमाण मेरे पास नहीं, हमारे वेदों में है। तिलक अपने कमरे से बाहर निकलता है। तिलक, गीतांजलि, स्टॉक रजिस्टर के अनुसार हमारे कार्यालय में 3 कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स हैं। गीतांजलि, हाँ सर, स्टॉक में रखे हैं। तिलक, उन्हें कार्यालय की इन तीनों दीवारों के सामने हैंग करा दो, जिससे प्रोजेक्ट फाइनल होने पर उन्हें वॉल स्क्रीन पर देखा जा सके। इससे हमारे क्लाइंट्स पर भी अच्छा असर होगा। गीतांजलि, ठीक है सर, करा देती हूँ। तिलक अपने कमरे में चला जाता है। गीतांजलि प्रोजेक्टर्स के काम के लिए आकाश और विकास को बुलाती है। वह जानती थी कि कल शाम के काम को मना करने के लिए उसने जो आज सुबह हिदायत सुनी थी, उसके प्रत्युत्तर के लिए इस काम को जल्दी कराकर देना जरूरी है। आकाश और विकास दोनों ही प्रोजेक्टर्स को स्टोर से निकालकर काम में लग गए। गीतांजलि ने उन दोनों को ही शाम से पहले इस काम को पूरा करने का जिम्मा सौंपा था। साथ में गीतांजलि स्वयं भी उनकी सहायता कर रही थी। शाम के 4:30 बज चुके थे। गीतांजलि ने प्रोजेक्टर्स लगवा दिए थे। ना केवल लगवाए थे, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट भी करा दिए थे। उसी समय तिलक कमरे से बाहर निकलता है। गीतांजलि, सर, प्रोजेक्टर्स रेडी हैं। आकाश और विकास ने दिन भर मेहनत करके इन्हें लगा दिया है और मैंने इन्हें कंप्यूटर से कनेक्ट भी करके देख लिया है। तिलक, गुड, ऐसा है तो स्टार्ट करके देखते हैं। तीनों में हमारी कंपनी के विज्ञापन और फोटो गैलरी चला दो। और हाँ, बड़ी लाइट्स बंद कर देना, लाइट्स रिफ्लेक्शंस नहीं आएगा। कार्यालय के सभी 12 स्टाफ अपना काम छोड़कर तीनों प्रोजेक्टर्स को बड़ी रुचि के साथ देखने लग जाते हैं। आकाश बड़ी लाइट्स बंद कर देता है। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए गीतांजलि बैठ जाती है। अन्य 2 पर सुमन और विकास को बैठने के लिए कहती है। तीनों एक साथ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। हल्के म्यूजिक के साथ कंपनी की फोटो गैलरी स्टार्ट होती है। कंपनी के सभी कार्यालयों की फोटो के उपरांत कर्मचारियों की फोटो गैलरी प्रारंभ होती है। मिस्टर ठाकरे की फोटो से स्टाफ की फोटो प्रारंभ होती है। मिस्टर ठाकरे की फोटो आते ही तिलक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वहाँ वही था जिसने सीधे ही मिस्टर ठाकरे के साथ काम किया था और जो उनके सबसे करीब था। तिलक, गीतांजलि, बड़े अच्छे इंसान हैं मिस्टर ठाकरे। गीतांजलि, हाँ सर, मैंने फ़ोन पर उनसे कई बार बात की है। उनका स्वभाव थोड़ा सख्त जरूर है, पर इंसान अच्छे हैं। तिलक जोरों से हंसता है। सभी तिलक के साथ हंस देते हैं। एक एक करके कंपनी के प्रत्येक कार्यालय के स्टाफ की फ़ोटो स्लाइड होती है। तिलक के पुराने कार्यालय की फ़ोटो में तिलक की फ़ोटो आने पर गीतांजलि, सर, आपकी फ़ोटो इस कार्यालय के स्टाफ के साथ आनी चाहिए। यहाँ मुंबई वाले कार्यालय के साथ आनी चाहिए ना। मैं अभी चेंज कर देती हूँ। तिलक, अरे भाई, यहाँ भी जोड़ देना, पर पुराने मित्रों के साथ भी तो रहने दो मुझे। गीतांजलि, विकास, सुमन और रमेश अपनी सहमति देते हैं। पुराने कार्यालय की फ़ोटो में सुरेंद्र की फ़ोटो देखकर तिलक बोला, वाह, ये दिखता ही है एक नंबर का आलसी। रमेश, सर, लगता है आपके अच्छे मित्र हैं। तिलक मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही पहचाना रमेश। फिर प्रारंभ होती है मुंबई कार्यालय के स्टाफ की फ़ोटो। एक एक करके सभी की फ़ोटो गीतांजलि की फ़ोटो के बाद लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति की फ़ोटो आते ही सभी स्क्रीन में देखने के स्थान पर एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगते हैं। तिलक और रमेश की नज़रें सभी की ओर गईं तो ऐसा लगा जैसे कोई नहीं चाहता था कि फ़ोटो ज़्यादा देर स्क्रीन पर है। फ़ोटो बदलते ही तिलक और रमेश को छोड़कर सभी ने जैसे राहत की सांस ली। तिलक को कुछ सही नहीं लगा तो वह बोला, वे कौन थे? तिलक ने जानबूझकर गीतांजलि से पूछा। गीतांजलि के साथ सभी ने जैसे कि अनसुना कर दिया हो। तिलक, विकास, स्लाइड शो में एक फ़ोटो पीछे जाना। विकास गीतांजलि की ओर देखता है। गीतांजलि जैसे ना चाहते हुए तिलक की बात का मान रखने के लिए स्वीकृति देने का इशारा करती है।
विकास फिर से उस व्यक्ति की फोटो पर लाकर स्लाइड रोक देता है। तिलक, गीतांजलि ये कौन है? तूने बताया नहीं। अपने इसी कार्यालय के हैं क्या? गीतांजलि, पहले यहीं काम करते थे सर। तिलक, ओह, अब यहाँ से छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर लिया होगा। तिलक ने अंदाज लगाते हुए उस अंदाज की परख के लिए गीतांजलि की ओर देखा और बोला, है ना? गीतांजलि ने विकास और सुमन की ओर देखा। विकास, सर वो पहले यहाँ थे, अब नहीं है। सर अब आगे बढ़ाऊं? इससे पहले कि तिलक कुछ कहता, गीतांजलि बोली, सर आपने ये अच्छा सेटअप तैयार करा दिया है, इससे हमारे क्लाइंट्स पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तिलक ने अपनी तारीफ सुनकर हल्का सा मुस्कुराना ठीक समझा और वापस स्क्रीन की ओर देखा तो फोटो आगे बढ़ चुकी थी। सुमन, गीतांजलि मैम 5:45 हो रहे हैं, सभी जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। गीतांजलि तिलक की ओर देखती है, लेकिन सुबह की बात याद आने पर फिर से स्क्रीन की ओर देखने लगती है। तिलक कुछ सोचकर बोला, ठीक है विकास, सभी के जाने का समय हो गया है तो बाकी हम कल देखेंगे। तिलक अपने कमरे में चला जाता है। आकाश बड़ी लाइट्स ऑन कर देता है। कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, अपने बैग उठाते हैं और कार्यालय के बाहर निकलने लगते हैं। गीतांजलि कार्यालय में आखिरी कुर्सी की ओर देख रही थी। विकास, गीतांजलि सोचना छोड़ो और जल्दी चलो, शाम हो चुकी है। गीतांजलि जाते जाते फिर एक बार आखिरी कुर्सी की ओर देखती है और कार्यालय के बाहर चली जाती है। विकास और सुमन भी उसके पीछे निकल जाते हैं। अब केवल कार्यालय में रमेश ही बचा था। तभी तिलक अपने कमरे से बाहर निकलता है। तिलक, रमेश तुम नहीं गए? रमेश, लेख की कुछ लाइन बाकी थी तो सोचा पूरा करता जाऊं, बस हो ही गई हैं। तिलक, ठीक है कर लो, फिर साथ में चलते हैं। तिलक रमेश के बगल की कुर्सी में बैठ जाता है। शाम के 6:30 बज चुके थे। बाहर से आकाश अंदर आता है। आकाश, सर चलें, समय हो गया है। तिलक, हाँ बस चलते हैं। रमेश, सर का काम हो जाए। रमेश, कितना और समय लगेगा? रमेश, बस 5 मिनट सर। आकाश, ठीक है सर, मैं बाहर बैठा हूँ। जाते जाते आकाश कार्यालय में पीछे की ओर देखता है। रमेश, सर मैंने एक बात ध्यान दी है कि शाम को ज़्यादातर कर्मचारी वहाँ पीछे की ओर जो खाली टेबल कुर्सी है उस ओर सभी ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज गीतांजलि जी भी कुछ देर तक वहीं देखती रही और अभी आकाश भी, आपने ध्यान दिया होगा, जाते वक्त उसी टेबल कुर्सी की ओर देख रहा था। तिलक, अच्छा, हमने ध्यान नहीं दिया। वैसे जब से हम आए हैं तब से वह खाली ही है, वहाँ कोई बैठता नहीं है। रमेश, सर काम हो गया, चलें? तिलक और रमेश उठकर बाहर आ जाते हैं। आकाश बाहर उनका इंतजार कर रहा था। नीचे पार्किंग की ओर जाते समय रुककर बोला, तिलक, आकाश, ऑफिस के पीछे की ओर खाली टेबल और कुर्सी में कौन बैठता है? जब से हम आए हैं तब से तो वहाँ खाली ही पड़ी हुई है। आकाश को शाम हो जाने की चिंता तो पहले ही थी। इस प्रश्न से तो उसके जैसे चेहरे की रंगत ही गायब हो गई। तिलक, क्या हुआ? इस तरह घबरा क्यों गए? आकाश शांत खड़ा रहा। तिलक थोड़ा तेज स्वर में बोला, आकाश, क्या हुआ तुमको? आकाश, जी सर, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। क्या हम कल बात करें? तिलक आकाश की हालत देखते हुए बोला, ठीक है, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। आकाश तेजी से मुख्य द्वार की ओर चला जाता है। तिलक गाड़ी चलाते हुए बोला, रमेश, तुमने गौर किया? कुछ तो गड़बड़ है उस आखिरी कुर्सी में। रमेश, सर ऐसा तो नहीं कि शाम के बाद के डर और उस आखिरी कुर्सी में कुछ संबंध हो? तिलक को उस देर शाम की याद आ जाती है जब उसने रमेश के पीछे उसी आखिरी कुर्सी के पास एक काली मानव आकृति देखी थी। तिलक ठंडी सांस लेते हुए बोला, हो सकता है। फिर कुछ सोचकर, रमेश, आज जब वॉल स्क्रीन पर स्लाइड शो हो रहा था उस समय उस आदमी की फोटो के समय भी गीतांजलि और उनके अन्य साथी कुछ ज़्यादा ही असहज हो गए थे। रमेश, हाँ सर, वो तो मैंने भी गौर किया था। उस समय गीतांजलि जी ने दूसरी बात निकाल ली थी,
इस कारण उस फोटो पर चर्चा ही नहीं हो पाई। तिलक, आखिरी कुर्सी, वो फोटो, देर शाम और डर। तिलक मुस्कुरा देता है। रमेश मन ही मन में बोला, ये तिलक सर भी विचित्र हैं। जब बात डरने की होती है तो ये हंसते हैं। रमेश भी हल्के से मुस्कुरा देता है। रमेश किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तिलक, वैसे तुम चाहो तो हमारे घर भी चल सकते हो। रमेश आश्चर्य से, क्यों सर? तिलक, क्योंकि तुम्हारा घर आ गया है, हमने गाड़ी भी रोक दी है, फिर भी तुम गाड़ी से नहीं उतर रहे हो, इसलिए। कहते हुए तिलक मुस्कुरा देता है। रमेश, ओह माफ़ कीजिएगा सर, दिमाग में कार्यालय की घटनाओं के बारे में इतना कुछ चल रहा था कि ध्यान ही नहीं रहा कि आज घर आ गया है। रमेश गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरने लगता है। तिलक, तुमने गाय को बैठकर मुंह चलाते हुए देखा होगा, जबकि उसके पास खाना भी नहीं होता। रमेश, हाँ सर, असल में वह जो खाना पहले खा चुकी होती है उससे ही वापस मुंह में लाकर चबाती रहती है, उसे जुगाली करना कहते हैं। तिलक, हाँ, उसी तरह मनुष्य के पास वो क्षमता तो होती नहीं है, इसलिए वह जो घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं उन्हीं घटनाओं को पुनः दिमाग में बार बार लाकर जुगाली करता रहता है। तिलक अपनी बात खत्म करते ही जोरों से हंस देता है। साथ में रमेश भी तिलक की बात की गहराई को समझकर हंस देता है। रमेश, सर मानना पड़ेगा, देखा जाए तो आपकी इस बात में बहुत गहराई है। दोनों पुनः जोरों से हंस देते हैं। तिलक, रमेश, जीवन में बहुत सी घटनाएं एक साथ होती रहती हैं। यदि हम उन सभी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो वे और भी बड़ी लगने लगेंगी। जब उनसे निपटने का समय आएगा तो देखेंगे, इसलिए ज़्यादा सोचा मत करो। रमेश, धन्यवाद सर, आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगा।